नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2023 मेंस का जो लाइव मॉक हुआ है आपका ऑलिव बोर्ड पे 5 और 6 अगस्त में, उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आप सीखेंगे। उसके अलावा मेंस में आपको किस अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो भी आप यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू सीख पाएंगे। तो उन सभी एस्पिरेंट के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि एक डिब्बे में 6 काले रंग और 5 नीले रंग के मोजे हैं। एक व्यक्ति 2 मोजे निकालता है, उनके समान रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 मोजे निकालने हैं, उनके समान रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अगर 6 काले मोजे हैं तो 6 में से 2 निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 6C2, और 5 में से 2 निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी नीले में से 5C2। और टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी, टोटल कितने मोजे हैं 11, उनमें से 2 निकलने की संभावनाएं क्या होंगी 6 मतलब 11C2। तो बस यही आपका आंसर होगा, इसको आप सॉल्व कर लो। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे अगर 2 है तो इसका मतलब है इसे 2 टाइम्स ओपन करना है। तो क्या होगा 6 × 5 और नीचे कितना होगा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 1 यानी कि वो 2 ही आएगा। ऐसे ही इसे 5 को 2 टाइम्स ओपन करना है यानी कि 5 × 4 बटे कितना आएगा आपका 2। और यहाँ पे कितना होगा 11 × 10 बटे कितना होगा 2। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और यहाँ पे कितना होगा 15 + 10 और नीचे कितना आएगा आपका 11 × 5 = 55। तो टोटल कितना हो गया 15 और 10 कितना हुआ 25 बटे 55, 5 से कट जाएगा 5 बटे 11 यानी कि टोटल समान रंग होने की प्रायिकता क्या होगी 5 बटे 11 यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है यदि संख्या, ये संख्या दी हुई है 9 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि 9 की जो डिविजिबिलिटी है वो क्या कहती है कि संख्या के अंकों का जो योगफल है वो 9 से पूरी तरीके से अगर विभाजित होता है तो संख्या 9 से कटती है। तो इसके अंकों को जोड़ के देखो भाई, 7 × 7 = 14, 5 कितना हुआ 19, 19 6 कितना हुआ 19 और 6 कितना हुआ 25, 25 3 कितना हुआ आपका 28, 28 और 9 कितना हुआ आपका 9 8 17 37, 37 5 42। अब 42 के आसपास 9 से कटने वाली संख्या क्या होती है 45। तो 45 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 3, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से सॉल्व करोगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। सिंपली आप इस चीज़ को देखो, अगर 2x + y बराबर कितना है 3z है, अगर यहाँ पे x बराबर y बराबर z बराबर अगर आप 1 रख दो तो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर, इधर भी 3 आएगा और इधर भी आपका कितना आएगा 3 आएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो 4 + 1 + 9 बटे में कितना आएगा 9 - 2 यानी कि 9 और 1 10, 10 4 कितना हुआ 14 बटे 7, 7 दूनी कितना हुआ 14 यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, दिया हुआ है यदि sin a बराबर है cos a तो आपको tan a - cot a की वैल्यू बतानी है। अगर हम इसको बटे में लाएं तो tan a बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, और ये किस पे होता है आपका a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब आपको पता है कि tan 45 की वैल्यू 1 और cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1 दैट मीन 0। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक नल एक टंकी को 18 मिनट में खाली कर सकता है, एक दूसरा नल इसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चलते हैं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो जो पहला टैंक है वो इसे कितनी देर में खाली कर सकता है 18 मिनट में, दूसरा जो टैंक है वो इसे कितनी देर में खाली कर सकता है 36 मिनट में। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 36, यानी कि ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकालता है या 2 लड्डू निकालता है और ये 1 लड्डू निकालता है। दोनों एक साथ चलेंगे तो 3 लड्डू निकलेंगे, 36 निकालने में कितना समय लगेगा 3 से डिवाइड कर दो यानी कि 12 × 3 = 36, तो कितना आ जाएगा आपका 12 मिनट। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि tan क्यू प्लस कॉट क्यू बराबर 2, तो tan स्क्वायर क्यू प्लस कॉट स्क्वायर क्यू की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि tan और cot एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आपको पता होना चाहिए इन दो फॉर्मेट पे क्वेश्चन पूछा आता है, एक आपका x प्लस 1/x बराबर अगर 2 हो और दूसरा x प्लस 1/x बराबर -2 हो। तो यहाँ पे x बराबर 1 पे ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है और यहाँ पे x बराबर -1 पे ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब है x बराबर 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 2। तो कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, चौथा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे नहीं, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः L, B और S सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे रिलेशन दिया है कि L बराबर B/2, H बराबर 3B, B बराबर 24। तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर लो इसे। L बराबर कितना आ जाएगा B/2, इसका मतलब है 24/2 मतलब 12 हो गया, ठीक है। उसके अलावा ऊंचाई जो है वो कितनी है 3B, यानी कि 24 यहाँ कितना हुआ आपका 72, और आपकी जो ऊंचाई है, जो चौड़ाई है वो कितनी दी है 24। आपको पता होना चाहिए कि जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि L इंटू B इंटू H होगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, एग्जाम में आपको इसी अप्रोच को तो सीखना है। अगर ऑप्शन से क्वेश्चन लग रहा है तो ऑप्शंस की मदद से सॉल्व करेंगे। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इकाई का अंक क्या निकल के आएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि इकाई का अंक 6 आएगा। अब देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, क्या मतलब एक ही तो ऑप्शन नहीं है जिसके लास्ट में 6 हो, इस चीज़ को देखो, क्योंकि अगर 2 होंगे 6 मतलब 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनके लास्ट में 6 होगा, तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे किस्मत की बात यही है, और ऐसा 90% क्वेश्चन में होता है कि आप निकालते हो तो एक ही जो मतलब आपका निकल रहा है इकाई का अंक वैसा ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो एक ही ऐसा मतलब ऑप्शन दिया हुआ है जिसका इकाई का अंक 6 है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही क्वेश्चंस को करोगे, इसी अप्रोच को आपको सीखना है। अब इसमें आप फालतू का टाइम खराब करोगे तो टाइम को ही आपको बचाना है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है n वर्षों के बाद 14% ब्याज दर पर 2400 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज और अतिरिक्त 3 वर्ष के लिए 8% ब्याज दर पर 2800 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज का जो अनुपात है वो 8:7 है। तो n का मान कितना होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो 2400 का मतलब क्या हुआ, अगर 100% की वैल्यू 2400 है तो 1% की वैल्यू कितनी हुई आपकी 24। तो n वर्षों में ब्याज कितना होगा, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कितना हो जाएगा आपका 24 इंटू n इंटू 14। ये आपका 2400 रुपये पर 14% की दर से n साल का ब्याज हो गया, ठीक है। अब 3 अतिरिक्त वर्ष के लिए 2800 रुपये की धनराशि, तो 2800 में 1% की वैल्यू कितनी होगी 28, तो 28 इंटू 8 और टाइम कितना है n+3, तो इसका अनुपात कितना है 8/7। तो इसे सॉल्व कर लो भाई, 14 से काटेंगे 14 दूनी 28 और यहाँ पे 8 से काटेंगे 8 तियां 24, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3n/n+3 और इसको इधर भेज देंगे तो 8 दूनी 16/7, तो 7 तियां कितना हुआ आपका 21n बराबर 16n प्लस 16 तियां 48, इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना जाएगा 5n बराबर 48, तो 5 से काट लो, 5 9 45 हुआ और 5 छक्का 30, यानी कि 9.6 होगा। सिंपल है, बस कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि a जो है वो एक न्यून कोण है और tan a की वैल्यू कितनी है √3 है, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री हो गई। तो आपको वैल्यू निकालनी है 4 sin a माइनस 3 cos a प्लस 3/2। तो आप चाहे 60 से कर सकते हो या आप इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो अगर ये 60 डिग्री है एंगल तो आपका tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, यानी कि √3/1 हो गया। तो √3 1 और 2 ये आपके ट्रिपलेट होते हैं, क्लियर। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। 4 साइन है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। फिर माइनस का 3 कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 1/2
और प्लस का 3/2। तो देखो 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, यानी कि कितना जाएगा आपका 2√3। आप इससे 60 a बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, और इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक त्रिभुज में 3 भुजाओं का गुणनफल जो है वो 960 है। ठीक है, और इसकी अंतः त्रिज्या और पर त्रिज्या का जो गुणनफल है वो 16 है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? तीनों भुजाओं का गुणनफल, मान लेते हैं भुजा ए बी और सी है, तो ए गुणे बी यानी कि ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी है 960। इसकी अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का जो गुणनफल है वो कितना है 16। आपको पता होना चाहिए कि अंतः त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है डेल्टा अपान एस, जहाँ पे डेल्टा क्या है क्षेत्रफल है और एस क्या है अर्ध परिमाप, और आर बराबर क्या होता है ए बी सी अपान 4 डेल्टा होता है। क्लियर, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 16। तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, ए बी सी की वैल्यू कितनी है 960, और एस इंटू कितना है आपका 4 बराबर 16, 16 छक्का 96 हुआ, और 4 से काटेंगे तो 15 चक्कू 60 होता है, यानी कि s बराबर कितना आ गया 15। अर्ध परिमाप अगर 15 है तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 30 होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप अगर पूछा है तो 30 होगा, अगर अर्ध परिमाप पूछा होगा तो 15 होगा। क्लियर, तो यहाँ पे 30 ऑप्शन में एग्जिस्ट जो है वो नहीं करता है, 30 जो है वो ऑप्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि नीचे दी गई श्रृंखला का 125वां पद क्या होगा। तो 6 के बाद 11 है, 11 के बाद 16, 16 के बाद 21, यानी कि 5-5 का डिफरेंस है, यानी कि ये जो श्रेणी है वो कौन सी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में nवां पद आप कैसे निकालते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालते हो। तो 125वां पद निकालना है, यानी कि n की जो वैल्यू है वो कितनी है 125। पहला पद क्या है 6, और 125 माइनस 1 यानी कि 124 इंटू डी सर्वांतर कितना है 5। अब देखो यहाँ पे 124 पंचे 24 पंचे 120, और 500 प्लस 120 आपका 620 हुआ। तो टोटल ये कितना हो गया आपका 626, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक लकड़ी का बॉक्स बनाने के लिए एक बेलन के सिरे पर 2 समान शंकु जोड़े जाते हैं। शंकु और बेलन की ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि त्रिज्या जो है वो 2.1 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के बॉक्स का आयतन क्या होगा। देखो इस तरीके का कुछ फिगर आपका बनेगा। बाकी इस क्वेश्चन को भी आप जो है ऑप्शन से ही करोगे। ठीक है, हमेशा आप दिमाग लगाओ कि आप टाइम जो है वो किस तरीके से अपना बचा सकते हो। इस तरीके से दिया हुआ है, इसकी जो शंकु है इसकी ऊंचाई 8 है, इधर वाले की भी 8 है और इसकी भी 8 है। रेडियस जो है वो कितनी है 2.1 सभी की है, दोनों की। ठीक है, और बेलन की भी इतनी होगी, और इसकी बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है 15। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब फिगर मिटा देते हैं। अब देखो इसका जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं के आयतन के योगफल के बराबर होगा पूरे फिगर का आयतन। तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब रेडियस जो है दोनों की बराबर है तो इससे मान लेते हैं h1 हो जाएगा, और इसका यहाँ पे 2 शंकु दोनों बराबर हैं तो हम एक शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 का क्या होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर H2। क्लियर, तो यहाँ पे आप देखो कि पाई आर स्क्वायर जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यानी कि h1 प्लस 2/3 h2 हो जाएगा। क्लियर, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, h1 की वैल्यू जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी है 15, शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी, शंकु की ऊंचाई 8 है, तो 8 दूनी 16 बट्टे कितना हुआ 3। अब देखो ये कितना आ जाएगा आपका, 7 से काटेंगे 7 × 21, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 22 इंटू 21 × 63, 0.2 अंक के बाद लगेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 × 45, और 16 कितना हुआ आपका 61/3। 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 0.21 आएगा। अब देखो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब इकाई के अंक वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, 1 एकन 1 और 1 दूना 2, यानी कि वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके लास्ट में 2 आएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 2 है, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको इससे मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आपका इतना टाइम जो है वो बच जाएगा। क्लियर, तो इस चीज़ को आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है। क्लियर, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला क्वेश्चन हो गया,
इससे पहले वाला, हाँ ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक पिरामिड का जो आयतन है वो ज्ञात करना है आपको, जिसका आधार 4a भुजा वाला एक समषट्भुज है और ऊंचाई कितनी है 2a√5। तो आपको पता होना चाहिए कि पिरामिड का जो आयतन होता है वो 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है, इंटू ऊंचाई होता है। तो कितना हो जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल। अगर समषट्भुज है तो षट्भुज का एरिया होता है 6 × √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर करोगे तो 16a² हो जाएगा, इंटू h की वैल्यू कितनी है 2a√5। अब 4 से काटो, 4 चक्कू 16 और यहाँ पे 3 दूना 6, तो 2 चक्कू 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 16a³ √5 हो जाएगा आपका, 16a³ रूट यहाँ पे, हाँ 5 यहाँ 15 होगा, 16a³ √15। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है संख्या 3, 5, 7 और 10 में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि वे समान क्रम में समानुपात में हो जाएं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करो। देखो 2 जोड़ने पर आएगा समान अनुपात 5/7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/12, नहीं होगा। 4 जोड़ने पर नहीं होगा, केवल 5 जोड़ने पर आएगा। कैसे, 5 3 8 हो गया और नीचे 10 और यहाँ पे 7 5 कितना हुआ 12 और यहाँ पे कितना हो गया 15। 4 से काटो, 4 2 से काटो, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 3 चौक 12, 3 5 15। देखो 4 और 5 का अनुपात यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि एक साथ पोकमैन, शिनचैन और शिवा देखने वाले बच्चों की संख्या भीम और डोरेमॉन देखने वाले बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कंपैरिजन किससे करना है, भीम और डोरेमॉन से। तो भीम और डोरेमॉन कितना है 30 और 20, ये कितना आएगा 50 जो है वो नीचे आएगा। किसका पोकमैन वाले कितने हैं 20 और शिनचैन वाले 80 और ये कितने हैं 10। तो 20 80 कितना हुआ 100 और 10 110 और इंटू कितना हो जाएगा 100। तो 50 दूना 100 यानी कि कितना आ जाएगा आपका 220%। कितना आ जाएगा 220%। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि मनोज जो है वो सोमवार को कुछ हानि पर एक शर्ट बेचता है, मंगलवार को यदि वह शर्ट के विक्रय मूल्य में 8% की कमी करता है तो उसकी हानि सोमवार की तुलना में 5% अधिक हो जाती है। बस सोमवार को अपनी शर्ट कितने प्रतिशत हानि पर बेचता है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पता हो जाना चाहिए, अगर आपको हानि निकालनी है मतलब कितने प्रतिशत हानि पर बेचता है तो हानि आप कैसे निकाल पाओगे। अगर आपको ये पता चल जाए लॉस और सीपी का जो रेशियो है वो कितना है तो आप यहाँ से हानि परसेंट निकाल सकते हो। क्लियर। तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी कि किसी तरीके से लॉस और सीपी का अनुपात हमें पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है, यानी कि लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। क्लियर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यदि वह शर्ट के विक्रय मूल्य में 8% की कमी करता है तो उसकी हानि सोमवार की तुलना में 5% अधिक होती है। तो अगर ये 1 है तो 1 में 5% अधिक यानी कि कितना हो जाएगा, ये 1.05 L हो गया। ठीक है, और सीपी उतना है कब, जब एसपी में कितनी कमी की 8% की। तो 1 में अगर 8% की कमी करोगे यानी कि एसपी कितना है 0.92 आपका एसपी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें निकालना क्या है, एल और सीपी में रिलेशन निकालना है, यानी कि एसपी के बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एसपी को अगर हम उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा आपका सीपी माइनस एल। इसको यहाँ पे आप रख दो, एसपी की जो वैल्यू सीपी माइनस एल है वो आप यहाँ पे रख दो। तो 1.05 L ये सीपी माइनस ये कितना हो जाएगा 0.92 सीपी और ये माइनस माइनस प्लस 0.92 आपका L हो जाएगा। क्लियर। ये इधर आएगा तो ये 0.13 L हो जाएगा और इसमें से अब ये 1 में से 0.92 जाएगा तो 0.08 आपका सीपी हो जाएगा। तो 0.2 अंक के बाद यहाँ पर भी है तो L बटे सीपी का जो अनुपात है वो कितना आ गया 8/13। क्लियर। यानी कि 8 का नुकसान होता है 13 पे तो 100 पे कितना होगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इंटू 100 हो जाएगा अगर परसेंट में आपको सॉल्व करना है। तो 800/13 इसका मतलब क्या हुआ 3 6 78 कितना बचा 2 0 13 1 13 कितना बचा आपके पास 7
13 1 13 7, अब 13 25 65, यानी कि 61.54। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आपको एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा आप रिकैप करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल है क्वेश्चन। अगर समांतर चतुर्भुज है तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में इस तरीके से ए बी सी और डी ये इसके विकर्ण है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस आपका आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी कि इनकी चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे इसके विकर्ण जो है, एक है 8, एक है आपका 6 और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगी। तो 8 का वर्ग कितना हुआ 64 और 6 का वर्ग कितना हुआ 36। तो 64 और 36 कितना हुआ आपका 100, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम 52 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, यानी कि एवरेज क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। अगर एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड कर दोगे, यानी कि कितना हो जाएगा n प्लस 1/2। तो क्या हो जाएगा आपका 62 प्लस 1/2, दैट मीन कितना हो जाएगा 31.5। इसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु को 610 रुपये में बेचने की तुलना में 650 में बेचने पर 10% अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु की लागत क्या होगी। देखो प्राइस अगर आपने 610 से 650 किया, यानी कि प्राइस में 40 की वृद्धि की, तो ये परसेंट में कितने के बराबर है, 10% के बराबर है। तो 10% की वैल्यू अगर 40 है तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 400, यानी कि आपका वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 400। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि दो भाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका 869 है। इन संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम जो समावर्त होगा वो क्या होगा। तो अगर अभाज्य संख्या है तो जो एलसीएम होगा वही उनका, जो उनका गुणनफल होगा वही उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कैसे, इस चीज़ को समझो। जैसे 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है, तो इनका गुणनफल क्या है 3 इंटू 5 और इनका जो एलसीएम होगा वो भी यही होगा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा आपका 869। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होगी वो बहुलक होगी। तो यहाँ पे ए में जो है इस वाले टर्म में बहुलक आपका क्या है, यहाँ पे देखो 4 जो है वो मैक्सिमम बार आया है और नीचे वाले बी वाले में जो है 2 जो है वो मैक्सिमम बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो गया, 4 हो गया और इसका बहुलक 2 हो गया। अब पहली कंडीशन पढ़ो, ए का बहुलक जो है वो b/2 का बहुलक है, नहीं है। ए का बहुलक जो है वो बी का दुगना है, ए का जो बहुलक है वो बी का दुगना है। तो ये वाला जो कंडीशन है दूसरी वाली वो करेक्ट है, यानी कि केवल बी वाला जो है वो आपका सेटिस्फाई होता है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक समपंचभुज का जो क्षेत्रफल है वो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पंचभुज की एक भुजा की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो एपोथेम क्या होगा। एपोथेम का मतलब हुआ अंतः त्रिज्या आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखो समपंचभुज, इस चीज़ को फिगर से आप समझ पाओगे अच्छे तरीके से। समपंचभुज इस तरीके से कुछ आपका बनेगा, इसको इस तरीके से हमने किया और इसको इस तरीके से मिला गया। अब यहाँ पे इसका जो सेंटर है, ठीक है, इसको अगर इससे मिलाएं, ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिभुज बनेंगे वो 5 समान जो क्षेत्रफल है उसके त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4 5। अगर पूरे का एरिया आपका 75 है तो इन सभी का एरिया क्या होगा, जो पांचों जो यहाँ पे त्रिभुज बनेंगे उन सभी का अलग अलग एरिया क्या होगा, बटे 5 कर दो, यानी कि 15 × 5 = 75। इसका भी एरिया 15 होगा, इसका भी एरिया 15 होगा, इसका भी एरिया 15 होगा। अब अंतः त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इससे अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो ये क्या होगी, अंतः त्रिज्या होगी। ऐसे ये भी अंतः त्रिज्या होगी, ये अंतः त्रिज्या होगी। तो अगर हमें ये निकालना है तो आपको पता होगा। अब आप त्रिभुज को देखो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस, अब यहाँ पे देखो इसका जो, अगर इसकी भुजा की जो प्रत्येक इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 5 है। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी कि बेस कितना है 5। और आपको हाइट यानी कि यही तो निकालनी है, एपोथेम यानी कि अंतः त्रिज्या, इसे आर भी लिख सकते हो। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो प्रत्येक जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना है 15।
तो इक्वल टू 15 के बराबर हो जाएगा। तो 5 तियाँ 15 यानी कि h बराबर जो है वो कितना हो जाएगा 6, यानी कि जो त्रिज्या होगी एपोथेम जो होगी वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्लियर। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है वो 1/5 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ अगर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो ए अगर किसी कार्य का 3/4 भाग 6 दिन में करता है तो 3 से काट लो, 3 दूना 6 यानी कि 4 दूनी 8। पूरे काम को कितने दिन में करेगा 8 दिन में। बी काम का 1/5 4 दिन में करता है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा 20 दिन में। अब इसका एलसीएम कितना हो गया 40, तो 8 पंचे 40 और 20 दूनी 40। अगर दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में लड्डू कितने बनेंगे 7। तो 40 बनाने में कितना टाइम लगेगा 40/7, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 40/7। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 56 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, यानी कि इसके फैक्टर आपको निकालने हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 56 को हम लोग क्या ले सकते हैं 8 × 7। 8 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3 और यहाँ पे 7 की पावर 1। तो फैक्टर की संख्या अगर निकालनी है तो पावर में जो भी नंबर है उसमें 1 आप जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो सभी को। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 + 1 कितना हुआ 2, यानी कि टोटल फैक्टर कितने होंगे 8। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 3 व्यावसायिक साझेदार ABC द्वारा प्राप्त लाभ का जो अनुपात है वो 3:1:5 है। यदि ए द्वारा प्राप्त लाभ बी से 160 रुपये अधिक है तो एक वर्ष में उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना होगा। तो ए द्वारा प्राप्त लाभ जो है वो बी से कितना अधिक है, यानी कि ए और बी का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2 रेशियो, और 2 की वैल्यू कितने के बराबर 160 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर 80 के बराबर। तो टोटल लाभ पूछ रहा है, यानी कि 5 3 8 1 9 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 9 × 80 यानी कि 9 8 72 720 हो जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि अशोक के बटुए में कुछ धनराशि है और उसने एक दुकान से 3 वस्तुएं खरीदी और बार ट्राउजर पर 18%, शर्ट पर 24% और टाई पर 8% धनराशि खर्च करता है तो उसके पास 1200 रुपये बचते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि उसके बटुए में कितने रुपए थे। तो देखो खर्च कितना कर दिया 24 और 18 कितना हुआ 42 8 50 50% खर्च कर दिया तो बचा कितना 50%। तो 50% की जो वैल्यू है वो 1200 के बराबर है। तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 2400, यानी कि उसके बटुए में कितने रुपए थे 2400 रुपये थे। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपको पता होगा, अगर इस तरीके की सीरीज बनती है तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, जो नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 11 होगा। अब कैसे होगा इस चीज़ को समझ लो। अगर ये n के बराबर है तो अगर इसका वर्ग कर दोगे तो n² बराबर क्या होगा 11 बाहर निकल के आ जाएगा, बाकी √11 इस तरीके से होगा और इसकी वैल्यू क्या है n है। तो n² बराबर 11n होगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 11 होगा। इसका जो मतलब सोल्यूशन है वो ये है, बाकी इसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। क्लियर। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक नाव कुल 7 घंटे में धारा के अनुकूल 96 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और गंतव्य तक पहुंचने के बाद पुनः मध्य बिंदु पर लौट आती है। धारा की चाल नाव की धारा के अनुकूल चाल की 5/16 गुनी है। तो यह धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी। मतलब तो यह धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, धारा और नाव की चाल पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे प्रतिकूल चाल क्या होती है। उनको घटा देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, इसको 84 को उससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो अब आपको रिलेशन कैसे निकलेगा, यहाँ से धारा की चाल नाव की धारा के अनुकूल चाल की 5/16 गुनी है। तो धारा की चाल बाई की वैल्यू जो है, अनुकूल चाल क्या होती है x + y, इसकी कितनी है 5/16 गुनी है। तो 16 इधर जाएगा, यानी कि 16y बराबर 5x प्लस आपका कितना हुआ 5y। तो यहाँ से आपका 11y = आपका कितना हो गया 5x, यानी कि x/y की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 11/5, यानी कि धारा की चाल अगर 11 रेशियो है तो नाव की चाल कितनी है 5 रेशियो। क्लियर। आपको ये पता चल गया कि नाव की चाल और धारा की चाल का जो रेशियो है वो कितना है आपका 11/5, लेकिन अभी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पे 11 और इसका 5 का डिफरेंस कितना है 6,
तो जाहिर सी बात है 6 के किसी मल्टीपल से कट रहा होगा तो 62 होता है। तो 7 इसे आप लगा सकते हो आंसर, बाकी सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो दिया हुआ है 7 घंटे में 96 किलोमीटर दूरी तय करता है धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल अगर 96 गया तो 96 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, 11 + 5 16 रेशियो। इसे आप 16x भी मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका मान आपको निकालना है। और फिर वापस आया मतलब मध्य बिंदु पर आता है, यानी कि 48 किलोमीटर की दूरी तय की। अब जब वापस आएगा तो अगर अनुकूल जा रहा है तो वापस आएगा तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, प्रतिकूल हो जाएगी। तो प्रतिकूल चाल क्या होगी, 11 - 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 रेशियो, ठीक है। इसे 6x भी कंसिडर कर सकते हो। तो टोटल टाइम कितना लगता है, 7। अब देखो यहाँ पे 16 छक्का कितना हुआ, 96 और 6 × 8 = 48, तो 8 × 6 = 14। अब यहाँ पे 1 रेशियो ये है और 1 रेशियो ये है, यानी कि 14/1 रेशियो। इसे अगर आप x लोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि 6/x और 8/x, यानी कि 14/x की वैल्यू 7 है, तो 7 दूनी 14, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी कि एक्चुअल जो नाव की चाल है वो कितनी हो गई आपकी, 11 दूनी 22, और धारा की चाल कितनी हो गई, 5 दूना 10। अब प्रतिकूल चाल क्या होगी आपकी, इसका डिफरेंस 12, तो 84 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो 12 से डिवाइड कर दो, 62 84। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है। उनके बीच उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, d² - r1 - r2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो d² यानी कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 8। 8 का वर्ग कितना हुआ, 64, माइनस इनका डिफरेंस 18 और 24 का डिफरेंस कितना हुआ आपका, 18 और 24 का डिफरेंस 6, 6 का वर्ग कितना हुआ, 36। तो घटाएंगे तो कितना जाएगा, 28। 28 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 7, यानी कि कितना जाएगा आपका 2√7। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक साथ विशाखा, पूजा और रिया एक मॉल में शॉपिंग के लिए गई। रिया के बिल की कीमत पूजा के बिल की कीमत से 20% अधिक थी और विशाखा के बिल की कीमत रिया के बिल की कीमत की 5/6 भाग थी। यदि पूजा ने 7200 रुपये का भुगतान किया तो उन तीनों ने कुल कितने का भुगतान किया। देखो पूजा कितने का भुगतान करती है, 7200 का, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करो। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पूजा के बिल की कीमत रिया के बिल की जो कीमत है वो पूजा के बिल की कीमत से 20% अधिक है। तो रिया के बिल की कीमत कितनी है, इसका 120%। तो 7200 का 120% निकाल दो, कितना आ जाएगा आपका 0, 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगा 2 और 62 84 और 2 कितना हुआ आपका 86, ठीक है। तो रिया इतना रुपए खर्च करती है। अब दिया हुआ है यहाँ पे आगे कि यहाँ पे विशाखा के लिए क्या दिया हुआ है, विशाखा के बिल की कीमत रिया के बिल की कीमत की 5/6 है। तो विशाखा की कीमत जो है बिल की कीमत कितनी है, 8640 का 5/6। तो 5 से 6 से काटोगे, 6 से 6 × 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7200। तो इनकी टोटल कीमत आपको बतानी है। तो 7200 यानी कि 14400 हुआ और इसका बिल कितना है 8640। तो 0, 4, 6, 4, 10, 8, 4, 12, 1, 13 और 2, 23,040 हो जाएगा। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।